नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकील और आप देख रहे हो हिंदी भाषा ज्ञान। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का सहर्ष स्वागत है। आज की इस क्लास में हम काल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। काल, जिसे अंग्रेजी में हम टेंस भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं, काल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है और इन प्रकारों के कितने उपभेद है तथा कौन कौन से उपभेद है। इन सभी प्रकारों में वाक्यों की जो रचना है वह कैसी होती है, विभिन्न वाक्यों में आने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के आधार पर हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन से वाक्य या क्रिया किस काल में लिखी गई है। इन सारी बातों को हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं। तो बच्चों, काल को समझने के पहले हम संक्षिप्त रूप से क्रिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काल तथा उसके जो भेद है इनके बारे में जब हम जानेंगे तो उसमें क्रिया के ही व्यापार के आधार पर हमें काल के रूप के बारे में पता चलेगा कि यह काल का कौन सा भेद है। इसीलिए हम पहले क्रिया को समझ लेते हैं। क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ होता है काम का करना, अर्थात उससे अभिप्राय यही है कि किसी काम का करना या होना। तो यहाँ पर क्रिया की परिभाषा हम पढ़ेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी कार्य के होने की सूचना मिलना, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। हम दिन भर अलग अलग क्रियाएं करते हैं, जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, हंसना, रोना। ये सारी क्रियाएं हम दिन भर करते रहते हैं। यहाँ जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का मूल रूप ही धातु कहलाता है। धातु यानी क्या? समझ में आया कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु होता है, क्योंकि यहाँ पर धातु में जब हम ना जोड़ते हैं तो उससे क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना यह क्रिया है या हंसना यह क्रिया है। इस क्रिया में पढ़ना यह जो क्रिया है, इस क्रिया में इसका जो मूल रूप है वह क्या होगा? पढ़। पढ़ यह पढ़ना क्रिया का मूल रूप है, और उसमें जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे उस क्रिया का सामान्य रूप पढ़ना यह बनता है। अर्थात यहाँ पर आपको क्रिया के सामान्य रूप के बारे में पता हो गया कि क्रिया का सामान्य रूप किस प्रकार से बनता है। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि क्रिया जो है वह दो प्रकार की होती है। एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया, जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि कौवे ने लोमड़ी को गाना सुनाया। अब यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता कौवा है और सुनाना यह क्रिया है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में देखो कौवे के गाने सुनाने का जो प्रभाव है वह किस पर पड़ा? लोमड़ी पर पड़ा, क्योंकि उदाहरण क्या है हमारा? कौवे ने लोमड़ी को गाना सुनाया। तो यहाँ पर लोमड़ी पर कौवे के गाने सुनाने का प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ पर दी गई जो क्रिया है सुनाना, यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम देखते हैं कि विवेक सोचता है। यहाँ पर केवल कर्ता है और क्रिया है। इस वाक्य में कर्म आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, इसी कारण यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान आसानी से कर सकते हो। कैसे? कि यदि आप जिन वाक्यों में जो क्रिया है उस क्रिया के साथ यदि आप क्या लगाकर प्रश्न करते हो और आपको उत्तर मिलता है तो वे सकर्मक क्रिया है, और जिन क्रियाओं के साथ आप क्या लगाकर प्रश्न करते हो पर उत्तर नहीं मिलता वे अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार करना है यह आपके समझ में आया होगा कि जिसमें क्या लगाकर उत्तर मिलता है वे सकर्मक क्रिया, और क्या लगाकर उत्तर नहीं मिलता वे अकर्मक क्रिया। क्योंकि
हम जो काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस काल का संबंध किससे है? क्रिया से है। और इसीलिए हमने क्रिया के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पर जानकारी देखी। अब हम देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्रिया का संबंध किससे है? काल से है, क्योंकि क्रिया के होने या करने का जो समय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का प्रयोग करते समय उसमें रूप परिवर्तन होता ही है। क्रिया के उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? काल कहते हैं, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है। इस बात को हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं। मैंने फल खाया। दूसरा उदाहरण है मैं फल खा रहा हूँ। और यहाँ पर तीसरा उदाहरण दिया गया है मैं फल खाऊंगा। अब यह जो 3 वाक्य है, इन तीनों वाक्यों में मूल क्रिया जो है वह है खाना। खाना क्रिया यहाँ पर दी गई है। यह जो खाना क्रिया है, यह खाना क्रिया इन तीनों वाक्यों में अलग अलग समय में हुई है। अर्थात खाया जो शब्द है उसके शब्द रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया को हुए कुछ समय व्यतीत हुआ है। इन तीनों वाक्यों से हमें यह प्रतीत होता है। अब यहाँ पर देखो, दूसरा जो वाक्य है मैं फल खा रहा हूँ। यहाँ पर खा रहा हूँ, यह जो शब्द रूप है, इस शब्द रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, बल्कि अभी हो रही है। तीसरा जो वाक्य है, उस वाक्य में खाऊंगा यह क्रिया का रूप है। इस रूप से हमें क्या पता चलता है कि क्रिया अभी तक नहीं हुई है और न हो रही है, बल्कि वह आने वाले समय में होने वाली है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय सूचित होता है तथा उसके पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। वह 3 भाग कौन से हो गए? वह समय जो बीत चुका है, अर्थात क्रिया बहुत पहले बीते हुए समय में हो चुकी है, वह होता है भूतकाल। वह समय जो इस समय चल रहा है, यहाँ पर क्रिया चल रहे समय में हो रही है, जिसे हम कहेंगे वर्तमान काल। और वह समय जो आगे आएगा, अर्थात यहाँ पर क्रिया आने वाले समय में होगी। इन सभी कालों का जो समय है, उसके अनुसार वैयाकरण शास्त्रियों ने काल के 3 मुख्य भेद बताए हैं। एक भूतकाल, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पास्ट टेंस। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल यानी क्या? चल रहा समय, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। भविष्यकाल अर्थात फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहेंगे कि जो आने वाला समय है उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने काल की परिभाषा को देखा कि काल किसे कहते हैं। समय के अंतराल को हम काल कहते हैं, अर्थात काल यानी क्या? समय। काल के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इसके साथ ही हमने क्रिया का संक्षिप्त परिचय देखते हुए उसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में भी जानकारी ली। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगले क्लास में हम काल का जो पहला भेद है भूतकाल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।